हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 18 इकोसिस्टम्स लेसन सीखेंगे। हमारे करीब 80% स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ये सिर्फ कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू रिकॉल? हमने पहले स्टैंडर्ड्स में यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में सिचुएटेड है। एक गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स, उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स और इंटरस्टेलर क्लाउड्स का कलेक्शन होता है, जो स्टार्स के बीच के एम्प्टी स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। यूनिवर्स इन्यूमरेबल ऐसी गैलेक्सीज से बना है। गैलेक्सीज स्ट्रक्चर और शेप में डिफर करती हैं। हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेग्युलर गैलेक्सीज। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसे मिल्की वे और मंदाकिनी कहते हैं। हमने यूनिवर्स के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन की? अगर हम रात को स्काई में देखें तो हमें सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स दिखते हैं, तो फिर हमने यूनिवर्स के दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे ली? इस क्वेश्चन का आंसर टेलीस्कोप्स हैं। कई टेलीस्कोप्स अर्थ के सरफेस पर प्लेस्ड हैं, जबकि कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स पर रखे गए हैं जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये टेलीस्कोप्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर सिचुएटेड होने के कारण एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन टेलीस्कोप्स द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं, ताकि यूनिवर्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें। हम हायर स्टैंडर्ड्स में ये सब सीखने वाले हैं। यहाँ हम स्टार्स के प्रॉपर्टीज और उनके लाइफ साइकिल के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। रात को हम अपनी नेकेड आईज से लगभग 4000 स्टार्स देख सकते हैं। सन उनमें एक ऑर्डिनरी स्टार है। सन को ऑर्डिनरी स्टार कहने का रीजन ये है कि इवन दो ये हमें स्काई में सबसे बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह हमारे सबसे करीब है। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो मास साइज और टेम्परेचर में सन से ज्यादा या कम हैं। स्टार्स हॉट गैस के जाइगेंटिक स्फीयर्स होते हैं। सन के कुछ प्रॉपर्टीज नीचे टेबल में दिए गए हैं। सन के मास का 72% हाइड्रोजन से बना होता है, जबकि हीलियम 26% होता है। बाकी 2% एलिमेंट्स हेवियर देन हीलियम से बना होता है। डू यू नो? हमारी गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स हैं। इसका शेप एक डिस्क जैसा है, जिसमें सेंटर में एक बल्ज है और इसका डायमीटर लगभग 10⁻18 किलोमीटर्स है। सोलर सिस्टम इसका सेंटर से 2 × 10⁻17 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। गैलेक्सी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, जो सेंटर से पास होता है और डिस्क के परपेंडिकुलर है। इसका रोटेशन पीरियड लगभग 2 × 10⁸ ईयर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सन। सन का मास अर्थ के मास से लगभग 3.3 लाख टाइम्स ज्यादा है और इसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 100 टाइम्स ज्यादा है। दूसरे स्टार्स का मास सन के मास के 1/10 m सन/10 से लेकर 100 टाइम्स 100 m सन तक होता है, और उनका रेडियस सन के रेडियस के 1/10 से लेकर 1000 टाइम्स तक हो सकता है। सन और दूसरे स्टार्स की एज, जो उनके फॉर्मेशन के बाद का टाइम है, कुछ मिलियन ईयर्स से लेकर कुछ बिलियन ईयर्स तक हो सकती है। अगर सन के प्रॉपर्टीज उसके लाइफ टाइम में चेंज हुए होते, तो यह अर्थ के प्रॉपर्टीज और अर्थ पर लाइफ में चेंजेस कॉज करते। अर्थ के प्रॉपर्टीज के डिटेल्ड स्टडीज ने साइंटिस्ट्स को कंक्लूड करने दिया कि सन के प्रॉपर्टीज उसके लाइफ टाइम यानी पास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स में अनचेंज्ड रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा किए गए स्टडीज के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टीज आगे 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे चेंज होंगी। डू यू नो? दूसरे स्टार्स का मास सन के मास के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सन का मास,
जो m सन लिखा जाता है, मास का यूनिट यूज होता है। बर्थ ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में स्टार्स के बीच के एम्प्टी स्पेसेस में ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हें इंटरस्टेलर क्लाउड्स कहते हैं। फिगर 19.3 हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ऐसे क्लाउड्स की पिक्चर दिखाता है। साइंटिस्ट्स लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूनिट यूज करते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर होने के कारण लाइट ईयर 9.5 × 10⁻12 km के इक्वल होता है। इंटरस्टेलर क्लाउड्स का साइज कुछ लाइट ईयर्स होता है, यानी लाइट को एक क्लाउड के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कुछ साल लगते हैं। इससे आप क्लाउड के ह्यूज साइज का इमेजिन कर सकते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस के कारण ये क्लाउड्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है और उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है और क्लाउड से एक डेंस स्फीयर ऑफ हॉट गैस फॉर्म होता है। जब स्फीयर के सेंटर पर टेम्परेचर और डेंसिटी सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी यानी एनर्जी जनरेटेड थ्रू फ्यूजन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई जनरेशन वहां स्टार्ट होती है। इस एनर्जी जनरेशन के कारण गैस स्फीयर सेल्फ लूमिनस बन जाता है और एक स्टार फॉर्म होता है, या हम कह सकते हैं कि एक स्टार बॉर्न होता है। सन में यह एनर्जी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के फ्यूजन से हीलियम न्यूक्लियाई बनाने के द्वारा जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि स्टार के सेंटर पर हाइड्रोजन फ्यूल की तरह एक्ट करता है और इस फ्यूल के बर्निंग से एनर्जी जनरेट होती है। डू यू नो? लाइट को मून से हम तक पहुंचने में लगभग 1 सेकंड लगता है, जबकि सन से हम तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। स्टार अल्फा सेंटोरी, जो सन के सबसे करीब स्टार है, से हम तक पहुंचने में 4.2 ईयर्स लगते हैं। डू यू नो? जब एक गैस स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। एक ह्यूज इंटरस्टेलर क्लाउड के कॉन्ट्रैक्शन से एक से ज्यादा स्टार्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिगर 19.4 थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स का क्लस्टर दिखाता है। इनमें से ज्यादातर स्टार्स एक सिंगल जाइगेंटिक इंटरस्टेलर क्लाउड से फॉर्म हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्स। अगर हम एक रूम के एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक बर्न करते हैं, तो फ्रेग्रेंस तुरंत पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। इसी तरह जब हम एक वेसल का लेड रिमूव करते हैं जिसमें बॉइलिंग वाटर है, तो स्टीम सराउंडिंग रीजन में स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हॉट गैस हर जगह स्प्रेड होता है। तो फिर स्टार्स में हॉट गैस स्पेस में डिस्पर्स क्यों नहीं होता? और सन के प्रॉपर्टीज लास्ट 4.5 बिलियन ईयर्स में अनचेंज्ड क्यों रहे हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्टार के गैस पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो कॉन्स्टेंटली गैस पार्टिकल्स को क्लोज टुगेदर लाने की कोशिश करता है और हॉट गैस का प्रेशर जो कॉन्स्टेंटली गैस को डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, बैलेंस्ड होते हैं, तो स्टार स्टेबल रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड्स स्टार के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, जबकि गैस प्रेशर आउटवर्ड्स यानी स्टार के सेंटर से दूर एक्ट करता है। डू यू नो? अगर सन में गैस प्रेशर नहीं होता तो वो 1 से 2 घंटे में कोलैप्स हो जाता। गैस प्रेशर गैस की डेंसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर और डेंसिटी, उतना ज्यादा प्रेशर। स्टार्स का एवोल्यूशन। स्टार्स का एवोल्यूशन का मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज का टाइम के साथ बदलना, जिससे वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। हमने देखा है कि सन की प्रॉपर्टीज पिछले 4.5 बिलियन सालों में बदली नहीं हैं। स्टार्स अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों में बहुत धीरे इवॉल्व करते हैं। क्योंकि स्टार्स कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। उनकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, यानी गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना जरूरी है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए स्टार के अंदर एनर्जी जनरेट होनी चाहिए। ये एनर्जी जनरेशन स्टार के सेंटर में फ्यूल के बर्न होने की वजह से होती है।
स्टार्स के एवोल्यूशन का रीजन उनके सेंटर में फ्यूल का बर्न होना और इसलिए फ्यूल की अमाउंट का कम होना है। जब सेंटर में फ्यूल खत्म हो जाता है तो एनर्जी जनरेशन रुक जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टार का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच बैलेंस बनाए नहीं रखा जा सकता। जब ग्रेविटेशनल फोर्स गैस प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो स्टार कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। इससे दूसरा फ्यूल बर्न होने लगता है। जैसे जब सेंटर में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो हीलियम फ्यूजन होने लगता है और एनर्जी जनरेशन फिर से शुरू हो जाता है। कितने फ्यूल्स यूज होंगे ये स्टार के मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टार का मास उतने ज़्यादा फ्यूल्स यूज होंगे। इस दौरान स्टार में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। स्टार के अंदर कई प्रोसेसेस होने की वजह से कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कभी एक्सपैंड करता है। स्टार अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। जब सारे पॉसिबल फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो एनर्जी जनरेशन फाइनली रुक जाता है और स्टार का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। गैस प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच बैलेंस बनाए नहीं रखा जा सकता। अब हम देखते हैं कि स्टार्स का एवोल्यूशन कैसे खत्म होता है और स्टार्स के एंड स्टेजेस क्या हैं। स्टार्स के एंड स्टेजेस। जितना ज़्यादा स्टार का मास उतनी फास्ट उसकी एवोल्यूशन रेट होती है। स्टार के एवोल्यूशन के दौरान अलग अलग स्टेजेस जो स्टार के एवोल्यूशन का पाथ है वो भी उसके मास पर डिपेंड करता है। एवोल्यूशन फाइनली कैसे रुकता है? हमने देखा है कि जब एनर्जी जनरेशन रुक जाता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है जिससे गैस प्रेशर डिक्रीज होता है। स्टार कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। जब डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है तो कुछ नए टाइप्स के प्रेशर्स जेनरेट होते हैं जो गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे केस में गैस प्रेशर कांस्टेंट रहता है इवन आफ्टर एनर्जी जनरेशन कंप्लीटली रुक जाता है और गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। स्टार की स्टेबिलिटी हमेशा के लिए इंटैक्ट रह सकती है और इसे स्टार का एंड स्टेज कंसिडर किया जा सकता है। स्टार्स के एवोल्यूशन के 3 तरीके हैं जो उनके इनिशियल मास पर डिपेंड करते हैं। इस तरह हम स्टार्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर ग्रुप के स्टार्स के एवोल्यूशन का पाथ और एंड स्टेज सेम होता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। 1. स्टार्स के एंड स्टेजेस जिनका इनिशियल मास सन के मास से 8 टाइम्स से कम है, m स्टार लेस देन 8 m सन। इस ग्रुप के स्टार्स ह्यूज एक्सपेंशन से गुजरते हैं और उनका रेडियस 100 से 200 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इस स्टेज में उन्हें रेड जायंट स्टार्स कहा जाता है। ये नाम उनके लार्ज साइज और उनके लोअर टेम्परेचर की वजह से रेडिश दिखने की वजह से दिया गया है। रेड जायंट स्टार का साइज कंपैरिजन में दूसरे टाइप्स के स्टार्स के साथ फिगर 19.2 में दिखाया गया है। अपने एवोल्यूशन के एंड में ये स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं और उनका आउटर गैस एनवेलप थ्रो आउट हो जाता है। इनर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका साइज अर्थ के साइज के सिमिलर हो जाता है। क्योंकि स्टार का मास अर्थ से बहुत ज़्यादा होता है और साइज अर्थ के सिमिलर होता है, स्टार की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। इस स्टेट में स्टार के इलेक्ट्रॉन्स के प्रेशर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा के लिए बैलेंस कर सकता है। इस स्टेट में स्टार वाइट दिखाई देता है और उसके स्मॉल साइज की वजह से उसे वाइट ड्वार्फ कहा जाता है। इसके बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है लेकिन उसका साइज और मास हमेशा के लिए अनचेंज्ड रहता है और इसलिए व्हाइट ड्वार्फ इस मास रेंज के स्टार्स का एंड स्टेज होता है। डू यू नो? जब सन रेड जायंट बनेगा उसका डायमीटर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो मर्क्यूरी और वीनस को स्वॉलो कर लेगा। ये पॉसिबल है कि अर्थ भी सन के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाए। सन को इस स्टेट तक पहुंचने में 4 से 5 बिलियन साल लगेंगे। 2. स्टार्स के एंड स्टेजेस जिनका मास सन के मास से 8 और 25 टाइम्स के बीच है। 8 m सन लेस देन m स्टार लेस देन 25 m सन। ये स्टार्स भी रेड जायंट स्टेज से गुजरते हैं और बाद में सुपर जायंट स्टेज से गुजरते हैं, जिसमें उनका साइज 1000 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। ह्यूज एक्सप्लोजन, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहलाता है, बहुत पावरफुल होता है और इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम स्टार को दिन में भी देख सकते हैं। एक्सप्लोजन के बाद जो सेंट्रल पोर्शन बचा रहता है
वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका साइज लगभग 10 किलोमीटर तक छोटा हो जाता है। इस स्टेट में स्टार्स कंप्लीटली न्यूट्रॉन्स से बने होते हैं और उन्हें न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। इन न्यूट्रॉन्स का प्रेशर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा के लिए बैलेंस कर सकता है। न्यूट्रॉन स्टार इन स्टार्स का एंड स्टेज होता है। 1054 एडी में पहली बार देखी गई सुपरनोवा एक्सप्लोजन की एक रीसेंट पिक्चर। डू यू नो? जैसा कि व्हाइट ड्वार्फ्स का साइज अर्थ के सिमिलर होता है, उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। व्हाइट ड्वार्फ का एक स्पूनफुल मटेरियल कुछ टन्स वेट करेगा। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स से बहुत छोटे होते हैं, उनकी डेंसिटी और भी ज्यादा होती है और इन स्टार्स का एक स्पूनफुल मटेरियल सभी लिविंग बीइंग्स के वेट के बराबर वेट करेगा। हमारी गैलेक्सी में एक स्टार लगभग 7500 साल पहले एक्सप्लोड हुआ था। क्योंकि स्टार हमसे लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर है, एक्सप्लोजन में अमिट हुई लाइट को हम तक पहुंचने में 6500 साल लगे। इसे पहली बार चाइनीज ने 1054 में देखा था। ये इतना ब्राइट था कि दिन में भी 2 साल तक देखा जा सकता था। एक्सप्लोजन के 1000 साल बाद एक्सप्लोजन के दौरान अमिट हुई गैसेस 1000 किलोमीटर से ज्यादा वेलोसिटीज के साथ एक्सपैंड होती हुई देखी गई हैं। 3. स्टार्स के एंड स्टेजेस जिनका मास सन के मास से 25 टाइम्स से ज्यादा है, एम स्टार ग्रेटर देन 25 एम सन। ये स्टार्स सेकंड ग्रुप के स्टार्स की तरह इवॉल्व करते हैं। लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद कोई प्रेशर उनके ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने में केपेबल नहीं होता और वो हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे जैसे उनका साइज छोटा होता जाता है, उनकी डेंसिटी और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रोमेंडसली इंक्रीज होता है। सभी नियरबाई ऑब्जेक्ट्स इन स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ भी इनमें से बाहर नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। कोई भी लाइट जो इन स्टार्स पर गिरती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और स्टार के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह हम स्टार को बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन शायद 1 मिनट ब्लैक होल उसकी जगह देख सकते हैं। इस तरह स्टार का एंड स्टेज ब्लैक होल कहलाता है। इस तरह हमने देखा कि मास के हिसाब से स्टार्स के एवोल्यूशन के 3 पाथ्स और 3 एंड स्टेजेस हैं। ये फॉलोइंग टेबल में दिखाए गए हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।